कैसे हो बच्चों? बेटा हम अपने परसेंटेज चैप्टर में एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 15 तक हम उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बेटा एक बार हमारी उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू पूछ ली है। ओरिजिनल वैल्यू पूछ ली है। ओरिजिनल वैल्यू कैसे पता करते हैं ये हम आपको रेशियो कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और बेटा 20% की वृद्धि की और 20% की कमी की। अब तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो आए थे कि यदि 20% की वृद्धि कर दे, 20% की कमी कर दे तो टोटल परिवर्तन क्या होगा। अब क्या है कि इसने दो बार सेम परसेंटेज भी दी है, एक बार बढ़ाई एक बार घटाई, और उससे ओरिजिनल वैल्यू भी पूछ ली है आपसे। अब इस क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा मैंने आपको बताया था 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। शुरुआत में क्या था कि 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि मैंने बताया था, अगर वृद्धि हो रही है ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। जो भी वृद्धि या कमी करेंगे वो हम इसमें करेंगे, और ये होता है हमारा रिजल्ट। हमने 1 की वृद्धि कर दी, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद बेटा फिर 20% बोला है उसने। इस बार क्या किया है, कमी कर दी। 20% की फ्रैक्शन वही, और इस बार उसने 5 से कर दिया 4। और बेटा मैंने आपको बताया था कि इधर के की इधर गुना हो जाती है और इधर के की इधर गुना हो जाती है। इसको बोला था मैंने आपसे, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। और बेटा ये गुणा क्यों होती है ये मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आगे बताया जाएगा आपको। देखो बेटा 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24। पहले वो वस्तु 25 थी, 25 रुपए की मान लो, 25 यूनिट मान लो। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। इन दो कामों को करने के बाद वो रह गई 24 की, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 24 नहीं, किसी वस्तु का मूल्य था 75 रुपए। अब वो वस्तु कितने की रह जाएगी, वर्तमान मूल्य पूछा है। बेटा हमारे हिसाब से शुरू में था 25, तो हमारा जो 25 यूनिट है वो इक्वल है 75 के। मैंने आपको रेशियो कंसेप्ट में बताया था कि अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछ ले तो जो हमारा है उससे उसके ओरिजिनल को रिलेट करा दो, ठीक है। अब ये इसका कितने गुना है, 3 गुना। अगर इसका 3 गुना हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है तो इसका भी 3 गुना कर दो। बेटा वो वस्तु रह जाएगी 72 रुपए की। यही आपका आंसर है। और ये मैं रिलेट करना यूनिट से, यूनिट की वैल्यू निकालना, सब आपको रेशियो कंसेप्ट में सिखा चुका हूँ। अब बेटा आप बार बार एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यही माइंड में सोच लो, जब 25 बराबर 75 तो 24 बराबर कितना 72। अब देखो इनकी गुणा आपस में क्यों होती है। देखो बेटा अब आते हैं हम बिल्कुल बेसिक तरीके पर। पहले वो वस्तु 75 रुपए की थी, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। इसका 20% निकालो। इसका 20% होगा बेटा 15। 15 की वृद्धि कर दी, पहले 75 की थी, अब कितने की हो गई 90 की, ठीक है बेटा 90 की हो गई। अब इस 90 में उसने क्या किया, 90 में कर दी फिर उसने 20% की कमी। अब 90 का 20% निकालो, 20 पंजे 100। बेटा जब 90 का हमने 20% निकाला तो ये आ गया हमारा 80, 18, 18 पंजे 90, ये आ गया 18। इतने की कमी कर दी 90 में से। अब 90 में से 18 घटाओगे क्या आएगा बेटा 72, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखो बेटा ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका। अब और थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको कैसे करते कि 75 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें हमने पहले 20% की वृद्धि करी, कितनी हो गई अब वो 120। अब इसका जो भी निकल के आएगा, इसका निकल के बेटा 90 आएगा, लेकिन हम अभी निकालेंगे नहीं, जो भी आएगा आता रहेगा। अब उसने क्या किया कि इस सारे में जो इसका निकल के आएगा, इस सारे में उसने क्या किया कि अब 20% की कमी कर दी, अब वो रह जाएगी 80%, ठीक है बेटा। तो 0 से 0 कट गई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10।
देखो बेटा क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही, वही तो हम कर रहे थे, 6 की 4 में, 5 की 5 में। बेटा ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 25 यूनिट है वो 75 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट निकालने के लिए 75/25 आ गया ना वही 25, और 24 की वैल्यू निकालने के लिए 24 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 थी 75 और 24 थी 72। बेटा इसलिए इनकी आपस में गुणा होती है, इधर के की इधर, इधर के की इधर। अब ना तो आप इसके चक्कर में फंसो और ना ही बेटा आप इसके चक्कर में फंसो, ठीक है। आप सीधे सीधे बढ़ रही है तो 5 से 6 कर दो, घट रही है तो 5 से 4 कर दो, ये हो गया 25 और अब रह गई वो 24 की। जब 25 बराबर 75 तो 24 बराबर 72, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट से बेटा आपकी मैंने फिर आपको बताया था, अगर ऐसी परसेंटेज उसने गलती से दे दी, इस तरीके से उसने दे दिया कि इतने परसेंट बढ़ाई और इतने परसेंट घटाई, ठीक है बेटा। ये हमारा कंसेप्ट इन रेशियो से भी, इन परसेंट से भी बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। हमारा जो कंसेप्ट है क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर देगा। लेकिन आप अगर ऐसे करोगे, आपने यहाँ तो 100 में जोड़ लिया 20, 120 हो गया, जरा इसमें जोड़ना 120 में 9 से ही 1/11, बेटा इसी को जोड़ने में निकल जाएगा सारा टाइम, ठीक है। तो मैं इस वजह से बोल रहा था इस कंसेप्ट को सीख जाओ, बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो, ठीक है बेटा। अब आपको ये भी पता लग गया गुणा क्यों होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो बेटा इसमें दो क्वेश्चन मिला दिए। आपने शुरू में पहली वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी वस्तु के या मान लो चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई तो खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब बेटा उसने क्या किया कि ये 2% एक साथ दे दी और उसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो 20% और 20% दोनों बार वृद्धि हुई है, ये भी 1/5 होता है और ये भी 1/5 होता है। तो 5 से हो गया 6, 5 से हो गया 6, ठीक है बेटा। संख्या थी शुरू में 25, अब हो गई 36, ठीक। जब एक संख्या में पहले मैं 20% की वृद्धि करूंगा, पुनः सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है बेटा, जहां पर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो वहां पर आपका ये वाला काम करेगा। अब वो संख्या हो गई 25 से 36, ठीक है। अब वो कह रहा है इस संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब प्रारंभिक संख्या मेरी थी 25, नई हो गई है 36, अब मुझको 36 से फिर 25 पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा 36 से 25 कर दूंगा। कितने परसेंट की कमी करनी होगी मुझे 36 से 25 करने के लिए, बेटा 36 पे मेरी कमी हो जाएगी 11 की, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, ठीक। निकाल दो इसको, 4 9 जा 36 और ये कट गया 25 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 275, और जब इसको 9 से डिवाइड करोगे आप तो आपका आ जाएगा 35/9%। तो बेटा प्रारंभिक संख्या पर जाने के लिए आपको इस 36 में इतने परसेंट की कमी करनी होगी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को बेटा समझा करो, वो आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक। मैं मानता हूं आपकी समझ में अब ये क्वेश्चंस आ गए होंगे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के। अब बेटा इनसे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो बेटा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, ठीक है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। बेटा देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है शेष का। जैसे आपने चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। उसी तरह बेटा ये सक्सेसिव
इंक्रीज और डिक्रीज है, जिस पर क्या होता है कि मान लो ये कोई नंबर है, इसमें कुछ परसेंट बढ़ा, ये आ गया। अब आगे फिर इस पर बढ़ेगा, ये आ गया, इस पर फिर कुछ घटेगा, ये आ गया। ठीक है? तो वो यही कह रहा है कि अपनी कुल आय का 20% तो मकान के किराए पर खर्च कर दिया। उसके बाद जो उस पर बचा, उसके पास बचे, उसमें से 70% उसने घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। अब उसके पास लास्ट में 3600 रुपए बचते हैं, तो उसकी कुल इनकम कितनी है? देखो बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत सेट हो जाएंगे। 20% खर्च कर दिए, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। इसका मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचे कितने? 4। ये है उसकी इनकम और ये है उसकी सेविंग। बचत की 4 की, 5 में से 1 खर्च कर दिया। फिर उसने 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। बेटा 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। अब ये फ्रैक्शन कैसे आई? 70 अपॉन परसेंट को मैं हटाकर 100 लिख सकता हूँ, 0 से 0 कट गई। ये मेरा आया 7/10। अब बेटा 10 में से मैंने 7 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 3। कर दो बेटा वही, इधर की इधर गुना, इधर की इधर गुना। 10 पंजे 50 और 4 तिया 12। बेटा 50 रुपए वो कमाती थी, उसमें से 12 रुपए उसने बचा लिए, बाकी उसने खर्च कर दिए। ठीक है? अब वो कह रही है कि 12 नहीं, उसने बचाए 3600। तो बेटा ये कितने गुना है इसका? 300 गुना। जब इसका 300 गुना हमारा 3600 आ रहा है, ये मैं अब बात आपको पहले बता चुका हूं कि जो ओरिजिनल वैल्यू दी है उससे रिलेट करो और जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल दो। अगर जो बच्चा हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है बेटा, वो एक बार हमारे रेशियो कंसेप्ट को सीख ले। उसकी हमने 3 वीडियो डाली हैं और उसके बाद एक वीडियो परसेंटेज की देखे, उसके बाद बेटा यहाँ कदम रखे। ठीक है? अब जब इसका 300 गुना हमारा 3600 आ रहा है, तो बेटा इसका भी 300 गुना कर दो। कितना आ गया? 0 0 और एक और 0 और 3 5 जा 15। इसका मतलब 15,000 रुपए उसकी मासिक इनकम है। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का, देखो बेटा इस वर्ड को पहचानना। अभी कुछ और क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? वो जब वो क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा, अभी आप इस कंसेप्ट को सीखो। 12.5% उसने खर्च कर दिए दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर। उसके बाद जो उसके पास बचा, उसमें से 30% मकान के किराए पर खर्च कर दिए। अब उसके पास इतने रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है? बेटा वही 12.5% की फ्रैक्शन बना लो। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। बेटा ये सारे जितने भी परसेंटेज हैं 15 16, ये मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, पहले भी आपको बताया था। जो जो हमारे सामने आ रही हैं और ये आपकी प्रैक्टिस में इतनी आ जाएंगी बेटा, इनको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। 12.5% दिखा, 1/8 कर दिया सीधे। अब बेटा 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। ये हो गई उसकी सेविंग और बेटा ये हो गई उसकी इनकम। ठीक? दूसरी परसेंट है 30% मकान के किराए पर। अब बेटा 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। अब उसने 10 में से 3 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 7। बस बेटा बन गया रेशियो, इधर की इधर गुना, इधर की इधर गुना। 10 8 जा 80 और ये हो गया 7 7 जा 49। ठीक है बेटा? हमारे हिसाब से उसने 49 बचाए, 80 रुपए उसकी इनकम थी। वो कह रहा है 49 नहीं बचाए, 2940 बचाए। तो बेटा ये इसका कितना गुना है? इसका है ये, बेटा देखो लास्ट में है 9। अगर 49 दूनी करोगे तो लास्ट का अंक आएगा 8। 3 करोगे तो 7 आएगा, 4 करोगे तो 6 आएगा, 5 करोगे तो 5 आएगा, 6 करोगे तो 4 आएगा और बेटा यहाँ कितना है? 4। तो पक्का इसका क्या है? 6 गुना होगा। इसका 6 गुना हो गया। 49 6 जा होते हैं 294 और एक जीरो ये है। कहने का अर्थ ये है बेटा 49 का 60 गुना करने पर 2940 आता है। जब हमारा इसका ओरिजिनल वैल्यू 49 का 60 गुना है 2940, तो बेटा इसका भी 60 गुना कर दो, हमारी इसकी इनकम आ जाएगी। इसका जब आप 60 गुना करोगे तो ये आएगा बेटा आपका 4800, जो कि आपका
आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ ही सेकंडों में होंगे ये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें? हमने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है। देखो इसमें अलग क्या है। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। ह्रास बेटा हानि होती है, और जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, ह्रास को बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक तरीके की ये हानि ही होती है, लॉस होता है। 20% का ह्रास होता है प्रत्येक वर्ष। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य इतने रुपए होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है? अब बेटा इसमें एक वर्ड आया 2 वर्ष बाद। कहने का मतलब ये हुआ उसमें 20% और 20%। पहले वर्ष भी 20% का ह्रास होगा और दूसरे वर्ष भी 20% की हानि होगी, ह्रास होगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में वो अलग अलग नहीं, अगर आपसे अलग अलग बोला है कि 20% की हानि यहाँ हो गई, उसके बाद 30% की हानि हो गई, तब बेटा उन परसेंट के आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर उसने एक ही परसेंट दिया है तो आप केवल यही मत कर देना कि 5 से 4 कर दिया। नहीं बेटा, वो 2 वर्ष बाद बोला है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 5 से 4 हुआ, फिर दूसरी बार भी 5 से 4 हुआ, क्योंकि 2 वर्ष थे। 3 वर्ष बोलता, फिर 5 से 4 करते। ठीक, अब बेटा इधर के की इधर गुना, ये हो गया 25 सॉरी, और ये हो गया 16। कहने का अर्थ ये है कि वो मेज शुरू में 25 रुपए की थी, उस पर 2 साल तक 20-20% का ह्रास हुआ, अब रह गई वो 16 रुपए की या 16 यूनिट की। वो बोल रहा है 16 की नहीं, 32,000 रुपए की है वो। बेटा हमारा 16 यूनिट उसके 32,000 के बराबर है, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। ठीक, जब हमारा 16 यूनिट उसके 32,000 के बराबर है, हमारे 16 यूनिट का 2,000 गुना उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, तो बेटा ये वाली हमारी जो यूनिट है, ये भी 2,000 गुना ही ओरिजिनल वैल्यू होगी। 25 दूनी 50,000। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। मेज 50,000 रुपए की थी, जिस पर 20-20% 2 साल लगातार डेप्रिसिएशन हुआ, और फिर वो रह जाती है 32,000 की। आपको ये दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है, सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, परसेंट वो एक देगा लेकिन वर्ष 2 बोलेगा। 2 वर्ष बोले हैं तो बेटा 2 बार करनी है, 3 वर्ष बोलेगा तो बेटा 3 बार करोगे, 4 वर्ष बोला है तो 4 बार करोगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है बेटा, बोलेगा प्रत्येक वर्ष। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पहले उससे पहले का मूल्य पूछ लिया इस बार। देखो बेटा, 10% का प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, हानि हो रही है या ह्रास हो रहा है। ठीक, अब मैं जानता हूं 10% मेरी फ्रैक्शन होती है 1/10। पहले वर्ष क्या होगा, पहले वर्ष भी 10 से 9 रह जाएगी वो वस्तु। दूसरे वर्ष भी क्या होगा, दूसरे वर्ष भी 10 से 9 रह जाएगी वो वस्तु। और तीसरे वर्ष क्या होगा, तीसरे वर्ष भी 10 से 9 रह जाएगी वो वस्तु। अब बेटा इधर हो गया मेरा 10 10 जा 100 और 10 जा 1000, और 9 9 जा 81, 9 जा 729। बेटा मेरे हिसाब से वो वस्तु 1,000 रुपए की थी, और 3 वर्ष बाद रह जाएगी 729 की। और वो क्या बोल रहा है, वो भी 729 ही बोल रहा है। कहने का मतलब मेरा 729 उसके 729 के बराबर है। कितने गुना है, एक गुना। 729 वन जा 729। अब जब ये एक गुना है तो बेटा मेरा ये ओरिजिनल वैल्यू भी एक गुना ही होगी। यही बेटा मेरा आंसर है। कुछ ही सेकंडों में आएंगे बेटा ये आंसर्स। ठीक, अगर 3 वर्ष बोला है तो 3 वर्ष कर दो, 2 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष कर दो, और यदि अलग अलग वर्षों में अलग अलग, नोट कर लो बेटा, यदि अलग अलग वर्षों में, यदि अलग अलग वर्षों में अलग अलग परसेंटेज दी है, तो बेटा वो अलग अलग परसेंटेज आप करोगे,
और यदि 1% दी है और बोला है लगातार 3 वर्षों तक, तो बेटा फिर इस 1% को लगातार 3 वर्षों तक आपको करना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। काफी क्वेश्चन लिए बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, 8,000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या क्रमशः 5, 10, 20% बढ़ा दी जाती है। देखो बेटा, अब इसने पहले वर्ष की अलग परसेंटेज दी है, दूसरे वर्ष की अलग दी है, तीसरे वर्ष की अलग दी है। ठीक, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन में क्लियर करेगा। और वो कह रहा है चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी। चौथे वर्ष में देखो बेटा, पहले वर्ष में 5% बढ़ा दी, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। दूसरे वर्ष में 10% बढ़ा दी, बेटा 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तीसरे वर्ष में 20% बढ़ा दी, बेटा 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब बढ़ा रहा है तो 20 से करोगे ये 21 हो जाएगा, ये बेटा 10 से 11 हो जाएगा और ये बेटा 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगी ये आएगी 3 वर्ष पहले की, और यहाँ पर जो आएगी ये आएगी 3 वर्ष बाद की वैल्यू। ठीक बेटा, तो 20 ढाई 200 पंजे 1000। 1000 मेरे हिसाब से 1000 वर्कर थे शुरू में, और अब रह गए हैं बेटा वो, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 1386। ठीक, शुरू में मेरे हिसाब से 1000 वर्कर थे, और जब वो पहले वर्ष 5% बढ़ाएगा, दूसरे वर्ष 10% बढ़ाएगा, तीसरे वर्ष 20% बढ़ाएगा, तो बढ़कर मेरे हो जाएंगे तीसरे वर्ष के लास्ट में 1386। बेटा उसने बोला है कि 1000 नहीं 8000 थे शुरू में, तो जब इसका कितने गुना है 8 गुना, जब इसका बेटा 8 गुना हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है, तो बेटा इसका भी 8 गुना कर दो। जब आप इसका 8 गुना करोगे, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64 और 4 68, 8 3 जा 21, सॉरी 8 3 जा 24 और 6 30, और 8 1 जा 8 और 3 11। 11,088 आपका आंसर है। अब बेटा उसने तो बोला है चौथे वर्ष में, अब देखो इस बात को समझो बेटा, पहले वर्ष के बाद ये हो गए, दूसरे वर्ष के बाद ये हो गए, तीसरे वर्ष के बाद ये हो गए। ये जो निकल के आता है ये होता है पहले वर्ष प्रारंभ में, और ये जो निकल के आया ये होता है तीसरे वर्ष के अंत में। संख्या इतनी रह गई। अब एक बात बताओ, उसने बोला है चौथे वर्ष में, चौथे वर्ष में बेटा जो हमारी तीसरे वर्ष की क्लोजिंग होगी, कहने का अर्थ ये है कि जितने हमारे पास तीसरे वर्ष के अंत में होंगे बेटा, वही चौथे वर्ष का प्रारंभ होगा, वही चौथे वर्ष का प्रारंभ होगा। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में कितनी होगी 11,088, यही आपका आंसर है। अब अगर वो बोलता कि चौथे वर्ष में इतने परसेंट बढ़ा दी, तो बेटा अब इस पर बढ़ने के बाद जो आंसर आता वो होता चौथे वर्ष के अंत में। आपसे पूछा चौथे वर्ष में, ठीक है, तो आपका आंसर होगा यही 11,088। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद फटाफट इसका आंसर निकलता चला जाएगा। देखो बेटा, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10 प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, पहले 2 घंटे में। ठीक है बेटा, फिर अगले घंटे में 10% की दर से घटती है, ठीक है, और अगले घंटे में स्थिर रहती है, ठीक है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। ठीक है बेटा, यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी, तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, पहले घंटे में भी 10 से 11 हुई, क्योंकि 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, और बेटा दूसरे घंटे में भी 10 से 11 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यही बात इसमें ध्यान देने वाली है। ठीक है बेटा, अब आ जाता है तीसरा घंटा।
फिर अगले घंटे में 10% की दर से घटती है, घटेंगी तो बेटा 10 से 9 हो जाएगी, ठीक है। और अगले घंटे में बेटा स्थिर रहती है। जो पांचवा घंटा है इसमें बेटा कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये खाली गया, ठीक है। उसके बाद बेटा पांचवा घंटा है, उसने बोला है अगले 2 घंटे, पांचवा घंटा और छठा घंटा, अगले 2 घंटे में वो 5% घंटे की दर से बढ़ती है और 5 की फ्रैक्शन होती है 20, 1/20, तो ये हो जाएगी 20 से 21 और ये भी हो जाएगी 20 से 21, ठीक है बेटा। अब वो यही कह रहा है कि 6 घंटे बाद ये जो यहाँ डाटा निकलेगा ये 6 घंटे बाद का होगा और ये जो यहाँ होगा 6 घंटे पहले का होगा, ठीक है बेटा। तो वो यही बोल रहा है कि 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इधर की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1000 और ये हो गया 400, 400 और 1000, बेटा ये निकल के आ गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 लाख। आपके हिसाब से 4 लाख उसकी प्रारंभ में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या थी और अब रह गई है वो। बेटा जब आप इनकी गुणा करोगे, 11 11 जब 121, फिर उसमें 9 की करोगे और फिर 21 होता है 441, 121 और इंटू 9 और इंटू ये, तो आपका निकल के आएगा बेटा 48,0249, ठीक है बेटा। कहने का अर्थ ये है कि 6 घंटे पहले लाल रक्त कोशिकाएं इतनी थी और अब हो गई हैं इतनी। उसने क्या बोला है, 6 घंटे पहले थी 40,000। अब बेटा 40,000 ये कब आएगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2 गुना 3 गुना कर रहे थे, लेकिन अब बेटा इसका 1/10 गुना है 40,000। अब बेटा इसका 1/10 गुना है 40,000। कैसे है, देखो बेटा 4 लाख का आप जब 1/10 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 1/10 गुना है ना, जब इसका 1/10 40,000 है तो बेटा इसका भी 1/10 कर दो, और जब मैं इसका 1/10 करूंगा तो बेटा मेरा यहाँ से निकल कर आएगा 48,0249 और यहाँ लग जाएगा एक पॉइंट, तो बेटा ये हो जाएगा 48,024 लगभग, यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। और उसने वही बोला है अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए 6 घंटे बाद। तो बेटा अनुमानित का क्या अर्थ है कि पॉइंट के बाद यदि 5 से बड़ा है या 5 है तो बेटा एक इधर बढ़ जाता है, ठीक। तो हम इस 9 को इधर एक ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं 48,025, यही बेटा आपका आंसर है, ठीक। देखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में इसमें भी 10% की दर से बढ़े, इसमें भी, फिर अगले घंटे 10% की दर से घटे और अगले घंटे में स्थिर रहा, कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, ना कोई परसेंटेज घटा ना बढ़ा, ठीक है। और फिर पांचवें और छठे घंटे में 5% की दर से बढ़े, बेटा जो उसने बोला हमने वही तो किया है और सिर्फ गुणा किए हैं, इधर की इधर, इधर की इधर। उसके बाद हमने ओरिजिनल को ओरिजिनल से रिलेट कराया और जो आंसर पूछा है उसको निकाल दिया। हमने इसमें क्या अलग किया है, सिर्फ क्या था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी दे दी, ठीक है। लेकिन यदि अब आगे ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। बेटा इस क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन की केवल टांग खींची है और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन में उलटफेर करता रहेगा, उसकी टांग खींचेगा, ठीक है। हमने हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लिया है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो इसमें उसने क्या किया है। इस क्वेश्चन से आज आपको एक और बात नहीं समझनी है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, बेटा 40% की फ्रैक्शन होती है 40/100, 0 से 0 कट के 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो फ्रैक्शन निकल के आई 2/5, ठीक।
यदि मैंने 5 में से 2 भोजन पर खर्च कर दिए तो मैंने बचाए कितने? 3। ये थी बेटा मेरी इनकम और ये थी मेरी सेविंग। अब अगली बात आओ बेटा, तथा शेष वेतन का 1/3। बेटा शेष वर्ड आया है और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यहां से क्या सीखा बेटा आपने? उसने आपसे डायरेक्ट 33 सही 1/3% ना बोलकर सीधे उसने क्या बोल दिया? 1/3, 1/3। 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है। समझे बेटा? अब यहां पर आपकी ट्रिक, फॉर्मूले फेल हो जाते। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसने इस बार इस 33 सही 1/3 को 33 सही 1/3% परिवहन पर व्यय करने की जगह सीधे ही 1/3 बोल दिया। अब बच्चा क्या करेगा? इधर तो परसेंट दे दिया, इधर दिया नहीं, बस उलझा रह जाएगा। वो जिसने ट्रिक और फॉर्मूले रटे हैं वो उसी में उलझा रह जाएगा। लेकिन आपने क्या कंसेप्ट सीखा है बेटा? इस बार उसने डायरेक्ट हमको रेशियो दे दिया है 1/3 और 1/3 3 में से 1 खर्च कर दिया, कितने बचाए बेटा? 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, 1/3 का अर्थ ही होता है बेटा 33 सही 1/3%। अब इधर के की इधर गुना और इधर के की इधर गुना। उस व्यक्ति का मासिक वेतन था 15 रुपए और उसने भोजन और परिवहन पर खर्च कर दिए, उसके बाद उसके पास बचे 6 रुपए। बेटा ये उसके पास 6 रुपए बचे। अब क्या इस 6 को आप 4500 से रिलेट करोगे? बताओ मुझे। नहीं। यदि वह 4500 रुपए जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। बेटा 4500 रुपए तो आधे हैं, पूरे कितने होंगे? 9000 रुपए। बेटा यही है एसएससी, यही है कंपटीशन। जब एग्जामिनर अपने तरीके से घुमाना चाहेगा ना क्वेश्चंस को, तो वो इस तरीके से घुमाता है। आपको डायरेक्ट 9000 ना देकर बोल दिया कि जितने बचाए ना उसके ये आधे हैं 4500 रुपए। अब बेटा 4500 जब आधे हैं तो पूरे कितने होंगे? 9000 रुपए। हमारे हिसाब से बचत कर रहा है वो 6 की, लेकिन वो कह रहा है 6 की नहीं 9000 की बचत कर रहा है। तो बेटा कितने गुना है? ये है इसका उसका 1500 गुना। अब बेटा 1500 गुना करने पर हमारा हमारे हिसाब से तो वो बचा रहा है 6, लेकिन वो कह रहा है 6 नहीं 9000 बचा रहा है। तो कितने गुना? 1500। जब इसका 1500 गुना बेटा हमारी बचत आ रही है, तो बेटा इसका भी 1500 गुना कर दो, हमारी ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी। जब हम इसका 1500 गुना करेंगे तो 15 और 15, 15 का स्क्वायर होता बेटा 225 और ये 2 जीरो। उसकी महीने की इनकम है 22,500 रुपए। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अब वो चाहे इस तरीके से दे दे, चाहे अलग अलग वर्षों के दे दे, अलग अलग वर्षों के परसेंटेज दे दे, या ये दे दे कि 2 वर्ष तक 20% का हास हुआ। बेटा हर तरीके का हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक, अब मैं मानता हूं इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में बेटा उसने थोड़ा सा चेंज किया है। तो आपके सामने यदि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज से, तब भी आपको वो कर देना है। बेटा देखो, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से 48,400 हो गया। बेटा देखो 40,000 से 48,400 हो गया। ठीक है, प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? इस बार क्या है बेटा, आपसे परसेंटेज पूछ ली। यदि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी दे दे तो बेटा ये भी बहुत ही इजी है। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस में यदि 2 वर्ष दिया है तो बेटा ये नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर पक्का बनेंगे। यदि 3 वर्ष दिया है तो बेटा ये किसी ना किसी के क्यूब होंगे। ठीक, अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये किसका स्क्वायर है? ये बेटा 200 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? ये बेटा 220 का स्क्वायर है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, तभी तो ये ऐसे हुआ होगा। देखो बेटा 200 से 220 हुए होंगे, 200 से 220 हुए होंगे, इधर के की इधर गुना, इधर के की इधर गुना,
तब बेटा ये 40,000 से 48,400 आया होगा। ठीक है। अब देखो बेटा, इस बार आपको ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया, तो ये बेटा पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर होंगे। ये किसका स्क्वायर है? 200 का। तो आपको यही पकड़ लेना है इस क्वेश्चन को कि यदि कोई नंबर 200 से 220 हो रहा है, फिर 200 से 220 हो रहा है, तो बेटा परसेंटेज कितनी होगी? 200 पर 20 बढ़ रहा है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, और ये कितना हो गया? 2 10 जा 50। तो बेटा यहाँ से आ गया 10%। यही बेटा मेरा आंसर है। ठीक। देखो एक बार और समझो इसको। देखो बेटा, क्या होगा कि कभी कभी आपको परसेंटेज से ओरिजिनल वैल्यू निकलवाएगा, जो ये आती है। कभी कभी आपको ये डायरेक्ट दे देगा, ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स। जब बेटा ये यहाँ ये वाले नंबर्स डायरेक्ट देगा और 2 वर्ष बोलेगा, तो पक्का वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो रहे होंगे। बेटा जब ही तो इसकी और इसकी गुना आपस में क्या होता है? अगर मैं 200 की गुना 200 में करूं, तो इसका अर्थ क्या है बेटा? 200 का स्क्वायर ही तो है। ठीक। वो पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर होंगे, और अगर 3 वर्ष बोलेगा तो बेटा क्यूब बनेंगे। या आप इसको ऐसे पकड़ जाओ। बेटा देखो, ये 40,000 है, ये 48,400 है। रेशियो बना लिए मैंने। ये मेरा रेशियो आ गया 400 और 484। ठीक। या तो यहीं से कर जाओ, ये भी पक्का किसी का स्क्वायर बनेगा, ये भी। ये किसका है? 20 का स्क्वायर। और ये किसका है? 22 का स्क्वायर। तो पक्का वो संख्या 2 बार 20 से 22 और 20 से 22 हो रही होगी। तभी तो बेटा मेरा यहाँ 400 से 484 आएगा। ठीक। ये वाला नंबर। और बेटा 20 से 22 का मतलब क्या है? 20 पर 2 बढ़ रही है, और 2/20 क्या होता है? 1/10। और 1/10 क्या होता है? 10%। या तो यहाँ निकाल दो इसको, या बेटा इसको और शॉर्ट कर लो, जैसा भी आपका मन करे। 400 और रेशियो बना 484। अगर मैं और शॉर्ट करूंगा तो मैं 2 2 जा 4, ये 200 बन गया। ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कट गया। अभी बेटा और छोटा रेशियो हो जाएगा, ये 2 से 100 बार और ये 120 बार। अब देखो बेटा, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 10 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 11 का स्क्वायर। ठीक। पक्का किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर वो बनेंगे जब ऐसा क्वेश्चन देगा। और बेटा 10 से 11, 10 से 11 दो बार हुआ होगा, तभी तो मेरा 100 से 121 आया होगा ये। और 2 ही वर्ष उसने बोला है। तो बेटा इसको यही पकड़ जाओ, जब कोई चीज 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 का अर्थ क्या है? 10 पर 1 बढ़ रही है, और 1/10 क्या होता है? 10%। समझे बेटा? तो इस क्वेश्चन को भी आपको कर देना है, यदि डायरेक्ट वो इस तरीके से दे दे। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से 48,400 हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? तो प्रति वर्ष वृद्धि दर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये किसी ना किसी के स्क्वायर बनेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो बेटा, यहां से मुझे आपको अब कुछ नई बातें बतानी है। अभी तक बेटा हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, वो किए थे सक्सेसिव इंक्रीज के और सक्सेसिव डिक्रीज के। ठीक है बेटा। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है कि यहाँ कोई धनराशि है, इस पर कुछ बढ़ा, फिर ये हो गया, इस पर कुछ बढ़ा, फिर ये हो गया। ठीक है। अब बेटा आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेटा मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। इन क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं। मिलते जुलते आपको लगेंगे कि ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और आप तुरंत उसको 10 से 11, 10 से 9 इस तरह करने की कोशिश करेंगे। बेटा इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को एक बार देखना, दोनों लैंग्वेज को आप ऐसे सामने रखना। इधर आप रखना सक्सेसिव इंक्रीज की, और इधर आप रखना ये जो अब क्वेश्चन आया है ये वाले। बेटा दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है
राधा अपने वेतन का 40% तो भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? बेटा इस क्वेश्चन में आपकी समझ में कुछ आया? इस क्वेश्चन में क्या आपको कहीं शेष वर्ड नजर आया, या आपको कहीं कि प्रत्येक वर्ष ऐसा कुछ वर्ड नजर आया? प्रत्येक वर्ष या शेष का इस तरीके से नहीं। बेटा इसमें सीधे सीधे बोला है कि राधा अपने वेतन का 40% तो भोजन पर खर्च कर देती है, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च कर देती है। अब देखो बेटा, कोई भी चीज क्या होती है? 100। ठीक, ये बहुत ही बेटा सिंपल क्वेश्चन है, ये नंबर्स पर खेला जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ना तो कुछ कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपकी समझ में आएगा। 100 रुपए में से 40 रुपए, 40%, 40 रुपए खर्च कर दिए भोजन पर। 20% बेटा शेष का नहीं बोला उसने, शेष का अगर बोलती तो क्या होता फिर? शेष के में क्या होता कि 100 में से 40 खर्च कर दिए, कितने बचे? 60। अब इस बचे हुए का, 20% मकान किराए पर। नहीं बेटा वो यही तो नहीं बोल रहा, यही लैंग्वेज पकड़नी है। इस 100 में से ही खर्च कर रहा है वो। राधा अपने वेतन का 40% तो भोजन पर, 40 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, 20 रुपए मकान किराए पर। बेटा ये 20 कर दिए मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर। बेटा इसी में से 10 रुपए कर दिए मनोरंजन पर खर्च, और 10% परिवहन पर। बेटा शेष का कोई कहीं पर कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, और 10% कर दिए बेटा उसने परिवहन पर। बेटा जो भी कुछ उसने किया है इस 100 का किया है। ठीक, अब देखो बेटा, इस 100 में से 40 रुपए उसने खर्च कर दिए भोजन पर, 20 रुपए खर्च कर दिए मकान किराए पर, 10 रुपए खर्च कर दिए मनोरंजन पर, और 10 रुपए खर्च कर दिए परिवहन पर। तो इस तरह उसने कितने खर्च कर दिए बेटा? जोड़ो सबको, 40 और 20, 60, 70 और 80। इस तरह उसने 80 खर्च कर दिए। तो बेटा बचत कितने की होगी? 20 की। जब हमने 100 उसको माना है कि उसकी इनकम 100 होगी, 100 में से 80 रुपए उसने खर्च कर दिए, बचाए कितने? 20। अब बेटा वो कह रहा है उसने माह में 1500 रुपए बचाए, तो बेटा हमारा जो 20 है बचत, वो उसके कितने के बराबर है? 1500 के। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 1500 अपॉन 20। कितना आ गया बेटा? 75। जब एक यूनिट की वैल्यू 75 है और हमने बेटा उसकी इनकम कितनी मानी है? 100, तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 75 गुना 100, कितना आ गया? 7500। बेटा उसकी इनकम है 7500, यही आपका आंसर है। एक बार बेटा इन क्वेश्चंस को दोबारा देखो। देखो बेटा, जो सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज था उसमें बेटा शेष का बोल रहा था। कहने का मतलब ये है हमने 100 रुपए में से 60 खर्च कर दिए, तो जो अब 40 बचा है ना वो इसमें से खर्च कर रहा है 10%, 20%। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें उसने कहीं भी शेष का कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। उसने सीधे सीधे बोला है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। माह के अंत में 1500 रुपए बचाती है। हमने मान लिया उसके पास 100 रुपए है। 100 का, क्योंकि बेटा 100 का परसेंट निकालना बड़ा इजी होता है। 100 का आप 40% निकालोगे 40 आ जाएगा, 100 का जितना भी परसेंट निकालते हो उतना ही आता है। 20% निकालोगे 20 आ गया, 10% निकालोगे 10 आ गया, फिर 10% निकालोगे 10 आ गया। इस 100 में से उसने ये 80 रुपए खर्च कर दिए। हमने उसकी इनकम मानी थी 100 रुपए, 100 में से उसने 80 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 20। लेकिन वो कह रहा है 20 नहीं, 1500 बचाए।
बेटा हमारा 20 ही उसके 1500 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई। तो हमसे पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू 7500 आ गई। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यदि ऐसी कुछ परसेंटेज दे दे 33 सही 1/3 12.5%, बेटा उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा अभी। देखो, जो परसेंटेज चैप्टर है, मैंने आपको पहली ही वीडियो में एक बात बताई थी, इसको आप नंबर्स पर बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। ठीक, कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 1000 मान लो, या 1 लाख मान लो, कुछ भी मान लो बेटा, परसेंटेज 100 से भी वही निकल के आएगी, 1000 से भी वही निकल के आएगी, या 1 लाख से भी वही निकल के आएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कैसे कैसे निकल के आती है एक ही परसेंटेज। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो, एक दो क्वेश्चन पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये भी आपकी समझ में आ जाएंगे। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को। बेटा इस लाइन में कहीं शेष वर्ड यूज हुआ नहीं, लेकिन यहां हुआ है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। बेटा देखो, इन 2% से पहले क्या कोई शेष वर्ड है? नहीं है। तो बेटा ये 2% तो सिंपल तरीके से होंगी। उसके बाद शेष राशि है, इसका भी अभी निकालते हैं। बेटा देखो, मान लो उस व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसकी उसके पास है, व्यक्ति के पास है 100 रुपए। ठीक है बेटा, देखो 50% भाग तो अपने पुत्र को। बेटा इसमें से 50% भाग कितना, 50 तो दे दिया अपने पुत्र को, और 30% भाग, और इसमें से ही, क्योंकि शेष तो बोला नहीं यहां तक, इसमें से ही 30 दे दिया अपनी पुत्री को। अब उसके पास कितना बच गया? 20। ये 20 बच गया। अब इस 20 में से, अब बोला है बेटा शेष राशि का, इस 20 में से, अब इस 20 में से 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। बेटा किस में से दिया? इस 20 में से, ना कि इस 100 में से। उसने बोला है शेष राशि का। शेष क्या बची? पुत्र को और पुत्री को देने के बाद शेष क्या बची? 20। अब इस 20 में से उसने 80%, बेटा 20 का 80% होता है 16। ठीक, अब इस 20 में से 80% भाग दे दिया उसने ट्रस्ट को। बेटा ये बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ये देखने में लग रहे हैं या आपको कंफ्यूज करने वाले लगेंगे, लेकिन इनमें ऐसा है कुछ नहीं। एक बार पढ़ोगे तुरंत आंसर फेंक दोगे। इस 20 में से 80% ट्रस्ट को दे दिए, बचे कितने बेटा? 4। जब 20 रुपए में से 16 रुपए किसी ट्रस्ट को दे दिए, बचे कितने? 4। अब वो कह रहा अब यदि वह व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे, अब कितने बचे? 4। बस बेटा यही क्वेश्चन खत्म है। 4 यूनिट हमारे हिसाब से बची है जो उसके 16,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4,000। जब 1 यूनिट 4,000 है तो आपसे पूछा उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। हमने प्रारंभ में कितना माना है? 100। तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4,000 इंटू 100। 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो कितना हो गया बेटा? 4 लाख। 3 और 2 5 जीरो। बेटा यही आपका आंसर है। ठीक, देखो बेटा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके माइंड को और खोल देगा कि हम आखिर नंबर्स पर परसेंटेज को क्यों पकड़ लेते हैं। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े से टेक्निकल थे, शेष का शेष का शेष का, वो हमने आपको बता दिए। ये तो बेटा सिंपल ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है। 100 मानकर कर दो तुरंत ही। माना उसके पास 100 रुपए हैं। अब जिन क्वेश्चंस में आप 100 नहीं मान सकते, आप कहेंगे सर उल्टी सीधी परसेंटेज दे दी, ऐसी दे दी, आप तो कह रहे थे ऐसी भी दे देता है, तो बेटा उसका अगले क्वेश्चन में आएगा। हर तरीके का क्वेश्चन, आपकी जो पढ़ाई की लय है ना वो बिल्कुल नहीं टूटने देंगे हम। ठीक, और हर तरीके का क्वेश्चन हमने लिया है और ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक, आप बस ध्यान से और मन लगाकर पढ़ते रहना, एक भी सिंगल क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। देखो बेटा, एक व्यक्ति के
एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। बेटा 100 में से ही 50 तो दे दिया पुत्र को, 30 दे दिया पुत्री को, बचे कितने? 20। अब वो कह रहा शेष राशि का, तो शेष तो यही बचा ना 20। इस 20 में से 80% और 20 का 80%, बेटा 20 का 80% आप निकाल लो। जब 80% निकालोगे, 2 जीरो आपकी कट गई, 8 टू जा 16। ठीक है बेटा, फिर भी ऐसे निकालने की कोशिश मत किया करो, तुरंत माइंड में निकाल दो। 20 का 80% होता है 16, 8 दूनी 16। अब 16 दे दिए उसने किसी ट्रस्ट को दान में। अब इस 20 में से बचे कितने बेटा? 4। वो कह रहा 4 नहीं बचे, उसके पास बचे 16,000। तो हमारा 4 यूनिट है 16,000, 1 यूनिट 4,000। या बेटा इसको यहीं पे कर दो। जब 4 यूनिट उसकी 16,000 के बराबर है हमारी, तो कितने गुना है? 4,000 गुना। तो बेटा अब सभी का 4,000 गुना कर दो आप। अब आपसे जो भी पूछे कि ट्रस्ट को कितने दिए, तो इसका 4,000 गुना कर दो। पुत्री को कितने दिए, इसका 4,000 गुना कर दो। पुत्र को कितने दिए, इसका 4,000 गुना कर दो। लेकिन आपसे पूछा है उसकी टोटल आए, टोटल थी 100, तो बेटा इसका 4,000 गुना कर दो। देखे, आपसे अब जो भी पूछे वो आप सब निकाल सकते हैं केवल इस यूनिट से। ठीक है, हमसे पूछा था 100 यूनिट की वैल्यू, 4,000 इंटू 100, ये हो गया 4 लाख। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके इस वाले कंसेप्ट को जो हम मान लेते हैं 100, इसको क्लियर करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़ो। ये है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। लेकिन आप देखना अब इसको कैसे सेकंडों में करेंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा, बेटा टाइपिंग में थोड़े से वर्ड ना एक दूसरे से चिपक गए हैं, स्पेस नहीं आया प्रिंटिंग में, पता नहीं कैसे, तो आप इसको समझना मैं बोल रहा हूं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। उल्टा कर दिया, गुणा करनी थी 5/3 से, कर दी 3/5 से। तो बेटा एरर तो हो गया, गलती तो हो गई। अब वो यही कह रहा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। ठीक, अब देखो प्रतिशत में जब भी बेटा आपसे आंसर पूछे, कुछ भी मान लो, कुछ भी 100 मान लो, जो आपके हिसाब से सूटेबल हो वो संख्या ले लो। ठीक है, अब देखो अगर मैं 100 मानूंगा तो बेटा 100 5 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो मैं कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूं जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक, अब मैं डिवाइड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मेरा फ्रैक्शन में नीचे 5 है, इधर 3 है। ठीक है, तो ये मुझे मेरी परसेंटेज बेटा टिपिकल हो जाएगी। टिपिकल मतलब टफ हो जाएगी यदि मैं पॉइंटों में आंसर, पॉइंटों में मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्विंग की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी टिपिकल। तो मुझे ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि मेरा क्वेश्चन भी हो जाए और आंसर भी बिल्कुल ठीक आए। ठीक है बेटा, देखो 5 और 3 से एक संख्या कट जाती है 15। ठीक है, मैंने मान लिया वो संख्या है 15। ठीक है, वो संख्या है 15, मैं अभी मान रहा हूं संख्या है 15। वो कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। बेटा ये इस 15 को मुझे गुणा करना था 5/3 से। यदि मैं इसको सही सही कर देता, 5/3 से गुणा कर देता, तो मेरा आंसर आता 3 5 जा 15 और 5 5 जा 20। मेरा आंसर आता बेटा 25। लेकिन मैंने क्या किया, इस 15 को 5/3 से गुणा करने की जगह मैंने 3/5 से गुणा कर दी। अब बेटा मेरा आंसर कितना आ रहा है, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। अब बेटा मेरा आंसर आ रहा है 9। आंसर में ना मेरा 25 आना चाहिए था, आंसर आया मेरा 9। गलती हो गई। अब वो यही कह रहा है बेटा त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई। तो बेटा त्रुटि प्रतिशत कितना हुआ, 25 से 9 आ गया, तो बेटा आना चाहिए था 25, आ गया 9। तो बेटा वो यही कह रहा है 25 से कितना कम आया। ठीक है, तो 25 से 9 आ गया, कितना कम हो गया बेटा, 16। बेटा 16 कम आया मेरा आंसर। मेरी त्रुटि जो हो गई 25 पर 16 की हो गई, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना 25
बेटा ये हो गया 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 16 चौका 64। इसका अर्थ ये हुआ 64% की कमी हो जाएगी उस संख्या में। अगर वो सही कैलकुलेशन करता, 15 में 5/3 की करता उस संख्या में, तो आपका आंसर आता 25। उसने क्या किया, गलती से 3/5 की कर दी, आपका आंसर आया 9। तो वो यही पूछ रहा है त्रुटि परसेंट कितना हुआ। तो बेटा आना चाहिए था 25, आया 9। 25 से 9 कितना कम, 16। तो बेटा परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 64% की कमी हो जाएगी। वो त्रुटि यही है बेटा, 64% की त्रुटि हो गई। तो बेटा समझे आप, ये होता है नंबर्स पर खेलना। आप ऐसा, आपका, आप कुछ भी ले लो बेटा, आपका परसेंट 64 ही निकल के आएगा, ठीक। लेकिन हम कुछ भी लेने से अच्छा है हम कुछ ऐसा लें कि हमारा क्वेश्चन फटाफट होता चला जाए। हमने वो नंबर 15 ले लिया। यदि वो संख्या 15 थी, उस विद्यार्थी ने 15 में 5/3 की गुणा करनी थी, आंसर लाना था 25, उससे गलती हो गई, उसने 15 में गुणा कर दी 3/5 की, करनी थी 5/3 की, कर दी 3/5 की। बेटा आंसर आ गया उसका 9। तो त्रुटि कितने परसेंट की हो गई, 64% की। समझे बेटा। अब इस नंबर्स पर खेलने वाले कंसेप्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं, कुछ परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखो बेटा, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। और बेटा ये क्वेश्चन मैंने रेशियो चैप्टर में इसी वजह से छुटवाए थे। ये देखो, इसमें रेशियो भी आ रहा है और इसमें परसेंटेज भी आ रही है, ठीक। अब मैंने कहा था ना, जैसे धीरे धीरे चैप्टर होते चले जाएंगे आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 4:1, बॉयज और गर्ल्स ये हैं 4:1। अब वो कह रहा है लड़कों के तो 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है बेटा। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखो, अगर मेरे पास 4 लड़के हैं और 1 लड़कियां है, मैं 4 का 75% करूंगा जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और 1 का 70% करूंगा, तो बेटा मेरा आंसर आएगा किसमें, पॉइंटों में, ठीक है। मेरा आंसर आएगा पॉइंटों में। देखो, मेरे पास बॉयज हैं 4 और गर्ल्स है 1। अगर मैं इसका 75% करूंगा और इसका मैं कितना करूंगा, 70%, तो मेरा आंसर आएगा पॉइंटों में। और जैसे ही आंसर पॉइंटों में गया, मेरी कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा क्यों ना मैं इसको 400 मान लूं और इसको 100 मान लूं। बेटा रेशियो तो आज भी वही है, 4:1 की, ठीक। मुझे तो अपने क्वेश्चन को फास्ट करना है। मैंने कहा था ना नंबर्स पर खेलो, 400 और ये 100। मान लिया लड़के 400 हैं, लड़कियां 100 हैं, ठीक है। अगर मैं 400 का 75% करूंगा तो बेटा मेरा तुरंत निकल के आ जाएगा। अब देखो, या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर लो कि 400 का 75% कितना होता है। तो बेटा 75 चौका होते हैं 300, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, 400 का 75% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/4। 4 से गया ये 100 बार और 100 तिया 300। जैसा आपका मन हो वैसे कर लो, ठीक है। तो बेटा 400 का 75% मेरा आ गया 300 और 100 का 70% कितना आ गया, 70। बेटा लड़कों के तो 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। बेटा इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, 300 लड़कों को और 70 लड़कियों को। जब 400 में से 300 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिलती, कितनों को नहीं मिलती। बेटा 400 में से 300 को मिल रही है, तो बॉयज तो हो गए 100 जिनको नहीं मिलती, और गर्ल्स हो गई 30 जिनको नहीं मिलती, क्योंकि 70 को तो मिलती है। अब ये कितने हो गए टोटल, 130। तो बेटा 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे, 500, ठीक। वो यही पूछ रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती।
अगर बेटा वो ये पूछता उन लड़कों का परसेंट कितना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो मैं बेस मानता इसको, 400 पर काउंट करता। अगर केवल लड़कियां पूछता तो 100 पर काउंट करता। मुझसे बेटा टोटल विद्यार्थियों पर पूछा है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं मेरे पास, 500। तो मैं बेस बनाऊंगा 500 को। 500 में से 130 को क्या नहीं मिलती, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बेटा 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, ये इजी है। अब इसको काट लो, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। तो बेटा ये आ गया 26%। यही बेटा आपका आंसर है। 26% ऐसे स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चंस को कैसे ही भी सेट कर लो। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, इनका रेशियो है 4:1। मैंने 400 और 100 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि यदि मैं 4 का 75% करता तो मेरा पॉइंटों में आंसर आता। पॉइंटों में मुझे जाना नहीं है, फंसना नहीं है, मुझे अपनी कैलकुलेशन को टिपिकल नहीं बनाना, इजी बनाना है। 400 का 75% मैं तुरंत करूंगा, 300 आएगा। 100 का 70% में तुरंत करूंगा, 70 आएगा। इनको तो छात्रवृत्ति मिल रही है, जो क्वेश्चन में बोला है। उसने बोला है कितनों को नहीं मिलती, 400 में से 300 को मिल गई तो 100 को नहीं मिली, 100 में से 70 को मिल गई तो 30 लड़कियों को नहीं मिली। ये टोटल स्टूडेंट ऐसे कितने हैं, 100 लड़के हैं, 30 लड़कियां, टोटल है 130 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, कितने स्टूडेंट है टोटल, 500। 400 मैंने लड़के माने, 100 लड़कियां, 500 है। 500 में से 130 को नहीं मिलती, 500 में से 130 को नहीं मिलती। और बेटा फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा 26%। तो 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, ठीक है, तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब गांव में बेटा लड़के लड़कियां ही हैं, ठीक, तो अब हम उसी के आधार पर करते हैं। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। मैंने मान लिया 300 और 200, क्योंकि बेटा 100, ये 100 ही तो है, 2 जीरो आ गई, 100 बन गया। अब बेटा 100 मानकर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल परसेंटेज वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। 30% तो लड़के और 70% लड़कियां। बेटा 30%, 300 का 30% निकालूंगा मैं, तो 300 का 30% आएगा बेटा मेरा 90। ठीक, और 70% लड़कियां, बेटा मैं इसका 70% निकालूंगा तो मेरा इसका 70% आएगा 140। तो 90 लड़के और 140 लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का केवल रेशियो पूछा है, कोई परसेंटेज नहीं पूछा। अब देखो, ये तो हो गए बेटा बैठने वाले, टोटल थे हमारे 500। ये बेटा ये तो हो गए बैठने वाले, और ये हो गए न बैठने वाले, इनका केवल रेशियो पूछा है। ठीक, अभी मैं इस क्वेश्चन को और खींच सकता हूं, एग्जामिनर इसकी टांग कैसे खींच सकता था, देखो, ये है बैठने वाले, 90 लड़के बैठे, 140 लड़कियां बैठी, टोटल कितने हो गए, 230। ये है बैठने वाले। जब 500 में से 230 तो बैठने वाले हैं, तो बाकी कौन बचे, ना बैठने वाले, वो कितने बचे, 270। बेटा इनका रेशियो पूछा है, केवल रेशियो निकाल दो। अब ये आगे कट नहीं सकता, क्योंकि 23 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, किसी नंबर से कटेगा ही नहीं खुद के अलावा। तो हमारा रेशियो आ गया 23:27। यही आपका आंसर है। ठीक, अगर आपसे यहीं तक पूछता तो बेटा यही आपका आंसर होता। देखो, गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, 30% लड़के बैठते हैं परीक्षा में, 70% लड़कियां बैठती हैं। उसने आपसे केवल पूछा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बैठने वाले 90 लड़के हैं, 140 लड़कियां हैं, टोटल हो गए 230। तो ये तो हो गए बैठने वाले,
और ये हो गए न बैठने वाले। ये 270 कहाँ से आया, क्योंकि हमने 500 माना है। ये हो गया मेरा 23:27। अब देखो इसमें वो क्या टांग खींच सकता था, इसमें वो टांग खींच सकता था कि बैठने वाले परीक्षार्थियों से न बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ सकता था। वो ये पूछ सकता था कि न बैठने वाले परीक्षार्थियों से बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। आप अब निकाल लोगे, ठीक है। वो इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू दे सकता था कि यदि न बैठने वाले परीक्षार्थी इतने हैं तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं, तब भी हो जाता हमारा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन को इधर उधर करे। आपके सामने सभी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, यही आपके आंसर है 23:27। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। इसको करेंगे हम थोड़ा बाद में, क्योंकि ये बेटा थोड़ा पहले टाइप हो गया है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े आगे आएंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये भी बेटा बहुत ही सिंपल है। आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आते रहेंगे। आपका एक बार परसेंटेज चैप्टर फिनिश हुआ, हर तरीके के आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आपसे कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है जी, और बाकी बचा लेता है। ठीक, अब देखो इसमें कुछ ऐसा तो बोला नहीं है शेष का इतने पर इतना खर्चा करता है फिर शेष का उधर खर्चा करता है। ये तो सिंपल है, 75% खर्च करता है, बाकी बचा लेता है। बाकी क्या करेगा, बचाएगा ही जब बचा रहा है। तो बेटा ये है अरविंद, ये है अरविंद की इनकम। मान लो उसकी इनकम है 100, 100 में से उसने खर्च कर दिए 75। ठीक है बेटा, अब उसने बचत कितने की कर ली, 25 की। ठीक, जो उसने बोला है हमने वही किया है। देखो बेटा, अगर उसकी इनकम 100 तो 75% खर्च कर दिए, बचा लिए 25%। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, ये हमने उसकी आय मानी है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, 100 का 20% 20, तो उसकी इनकम हो गई 120। ठीक है बेटा, आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। बेटा खर्च है उसका 75 और इसमें 10% की वो अपनी वृद्धि कर लेता है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है। 75 का 10% होता है बेटा 7.5। 75 में 7.5 आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 82.5। ठीक, जब वो 100 रुपये कमाता था तो वो 75 रुपये खर्च कर देता था, बचाता था कितने, 25 रुपये। आज उसकी इनकम हो गई है 120 रुपये, अब वो खर्च करता है 82.5 रुपये। अब बचत कितनी है, ठीक है। अब जो भी बचत आएगी वो यही पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखो बेटा, 120 रुपये उसने कमाए, इसमें से उसने 82.5 खर्च कर दिए। अब इसमें से इसको घटा लो, ये आ गया 5 और ये आ गया 7 और ये आ गया 3। बेटा उसने 37.5 रुपये बचा लिए। कितने बचा लिए, 37.5। पहले बचाता था वो 25 रुपये, आज बचा रहा है वो 37.5 रुपये। तो बेटा वो यही पूछ रहा है उसकी बचत का परसेंटेज कितना बढ़ गया। बेटा 25 से 37.5 हो गई उसकी बचत। तो बेटा वही पूछ रहा 25 से 37.5 कितने अधिक है। 25 से 37.5 बेटा 12.5 अधिक है। 25 5 30 और 7 37, 7 5 12, 12.5। और परसेंटेज में निकालने के लिए कितनी, 100 की गुना। बेटा आप जानते हैं 12.5 दूनी होते हैं 25 और 2 से ये कट गया 50 बार, तो यहाँ से आ गई 50%। बेटा उसकी जो बचत है ना वो 50% बढ़ जाएगी। बढ़ी तो रही है, 25 से 37.5 हो रही है। पहले 25 रुपये बचाता था, आज 37.5 बचा रहा है, बढ़ जाएगी। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, अब देखो अरविंद की आय हमने मान ली 100 रुपये, इसमें से वो 20 रुपये सॉरी इसमें से वो 75 रुपये खर्च कर देता है, कर दिए, बचाए कितने, 25। अब उसने क्या किया, यदि कह रहा यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती, चलो हमने उसकी इनकम बढ़ा दी 20%, 120 हो गई, तो उसका खर्चा 10%
बढ़ जाता है। उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया। जब 100 कमाता था तो 75 खर्च करता था, जब 120 कमाने लगा तो 82.5 खर्च करने लगा। बचाए कितने? 37.5। तो बेटा वो यही पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो 25 से उसके 12.5 रुपए बढ़ गए। तो 25 पर 12.5 बढ़े, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना कर दी, हमारा तुरंत निकल के आ गया 50%। यही आपका आंसर है। अब बेटा देखो इसका दूसरा तरीका करने का, आप जैसे भी इसको करना चाहें। देखो, मैंने उसकी इनकम मानी 100, उसका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया 75, और बेटा उसकी सेविंग हो गई 25। जो उसने बोला है 100 में से 75 खर्च कर दिए, 25 बचाए। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा इससे पॉइंट में आंसर बनाता, मैं इसको फिनिश कर देता हूं बिल्कुल, ठीक है, और छोटे रेशियो बना लेता हूं। तो बेटा ये 25 एकम 25, 25 थी 75, और 25 चौका 100। ठीक, मैंने इसको छोटा रेशियो बना लिया, और छोटा रेशियो बनाकर मैंने इसको 400 मान लिया, इसको 300 मान लिया, और इसको 100 मान लिया। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अरविंद की इनकम है 400 रुपए, 75%, 400 का 75 करोगे 300 ही आएगा, वो उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 100। अब मैं बेटा इन नंबर्स पर खेलूंगा। ठीक, अब मैं इन नंबर्स पर खेलूंगा। उसने कहा कि इनकम 20% बढ़ गई, तो 400 का 20% होता है बेटा 80, इनकम हो गई 480। तो उसने अपने खर्चे 10% बढ़ा लिए, 300 का 10% होता है 30, तो खर्चा हो गए उसका अब 330। ठीक, 480 में से 330 उसने खर्च कर दिए, तो बेटा बचाए कितने? 480 में से 330 खर्च कर दो, 8 में से 3 गए 5, 150 रुपए बचाए। तो कितने बचाए? 150 रुपए। जब बेटा वो 400 रुपए कमाता था तो 300 खर्च कर देता था, 100 बचाता था। जब वो 480 कमाने लगा, 330 खर्च कर दिए, 150 बचाने लगा। वो यही पूछ रहा है बेटा उसका जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ गई। पहले वो 100 रुपए बचाता था, आज वो 150 रुपए बचा रहा है। तो बेटा 100 से 150 कितना ज्यादा है? 50। 50 फालतू, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 50%। यही बेटा आपका आंसर है। या इसमें देखते ही आपको लग जाता पहले 100 बचा रहा था, आज 150, तो 50% उसकी बचत हो गई एक्स्ट्रा। बेटा अब चाहे आप नंबर्स पर ऐसे खेल लो या ऐसे खेल लो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप उस क्वेश्चन को वैसे कर दो। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ इस वीडियो को आज फिनिश करते हैं। वीडियो 2 हमारी होती है आज फिनिश। यहाँ तक हमने 32 क्वेश्चन टाइपिड थे, जिसमें से हमने 31 पढ़े हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे 31 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं। बेटा ये आपके नोट्स में होने चाहिए एक एक क्वेश्चन, ये आपके नोट्स में होने चाहिए एक एक क्वेश्चन। अभी हम एक इसकी लास्ट वीडियो और पढ़ाएंगे, बनाएंगे। अभी हम इसकी एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे, वीडियो 3, जिसमें हम आपके बचे हुए क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के साथ हम परसेंटेज चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से हमारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डालो। बहुत ही सर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी, सिंगल टाइप भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हर तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, और इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, और बेटा ये आपके 2 चैप्टर होने के बाद रेशियो आपका हो गया, परसेंटेज आपका होने वाला है। उसके बाद जब बेटा आपका ये प्रॉफिट लॉस चलेगा ना, तो ये और भी इजी आपको लगेगा। ठीक, उसके बाद बेटा हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना टाइम एंड वर्क करेंगे, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। सॉरी, इनको बाद में करेंगे। डिस्काउंट के बाद बेटा हम CISI करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 3 में। तब तक आप हमारी इन सारी वीडियोस को देखें, मेहनत करें।